बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर परवेज़ हूँ। मेरे साथ इरफान साहब बैठे हैं, अब्बास साहब हैं, नासिर साहब हैं, अज़हर साहब हैं, उमर नसीर साहब हैं, अकरम साहब हैं, अली रज़ा साहब हैं। तो हमारा आज का मौजू ये है कि किसी भी जो फैमिली दावा है उसके अंदर जब रिटन स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको हम मलूज़े ख़ातर हमने रखना होता है, या वो एक रिटन स्टेटमेंट को कैसे हम तैयार करें। तो आज ये मेरे साथ पास अली रज़ा साहब आए, ये लेके वो मेरे पास डॉक्यूमेंट, और उन्होंने कहा जी ये 3 सफ़े हैं और परसों हमने इसका जवाब जमा कराना है। और उन्होंने ये भी साथ बताया कि प्रैक्टिकली ऐसे हुआ कि इन्होंने जब इसकी सारी कापियाँ निकलवाई तो एक और दोस्त थे हमारे एसोसिएट वाजिद साहब को दे दी और वो घर ले गए। तो ये अपनी तरफ से एक जवाब इसका लिख के वो मेरे पास लाए कि जी ये हमें दे देना चाहिए। तो हम एक्चुअल इस के इफ़ एंड नोट्स पे काम करना चाह रहे हैं कि जब हम फैमिली कोर्ट्स में जवाब देने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए और कैसे जो है वो उसको तैयार करना चाहिए। क्या ऐसे रैंडमली या सडनली जाके जो दिल में आए हम कह दें, यानी जो हमारा क्लाइंट है वो पत्तों की बैठा हुआ है, वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं और उसके जो क्वाइफ हैं वो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये वो कापी थी, ये फटी हुई नज़र आ रही जो इन्होंने वहाँ से अदालत से खींची है और यहाँ पे आ गए। तो ये लोगों को इस डेकोरम का भी नहीं पता है अभी इनिशियल स्टेज पे जब बंदा आता है कि भाई हमने जब जवाब दावा किसी भी दावे का देना है तो वो कितनी अहम स्टेज है। तो हम उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि कंप्यूटर के अंदर अगर हमें तैयार करने की ज़रूरत पड़े रिटन स्टेटमेंट, तो वो उसमें हमने उसको तैयार कैसे करना है ना। ये एक्चुअल हम इनके साथ बैठ के मैं तैयार कर रहा था तो हमारे ज़हन में आइडिया आया कि आज वीकेंड है, तो हम इस रिटन स्टेटमेंट को तैयार करते हुए मेरे दिमाग में क्या क्या बातें चलती रही, मैं लाउड थिंकिंग करूँगा उसके ऊपर, ताकि आपको पता हो कि वो जब हम दावा तैयार करते हैं तो जवाब दावा देने जा रहे होते हैं तो कैसे कैसे सोच रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आइडियल बात तो ये है कि जब जो है वो हम जवाब जिस भी दावे का तैयार करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट के साथ बैठ के उसे बैठने से पहले कहेंगे आप अपने तमाम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और अपनी कहानी लिख के लाओ, क्योंकि हर केस की अपनी कहानी है, हर बंदे के अपने फैक्ट्स हैं। देखो जो ओरिजिनल है वो तुमने लिख के लाना जो नेचुरल है, और आपने उस नेचुरल स्टोरी को लीगल स्टोरी में तब्दील करना होता है। आपने तय करना होता है कि क्या दिखाना है, क्या छुपाना है और क्या रोकना है, क्या किस किस चीज़ों से हम इनकार नहीं कर सकते, किस किस चीज़ों को आप छुप ही नहीं सकती। वो हर के इसीलिए तो ये वकालत अजीब लगती है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है। अब हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं ये जो है ये केस था हमारा, तो इसमें 2 बच्चे हैं उस खातून के और ये एक उसका खामद है। और जैसे ही इसका टाइटल हम देखते हैं तो वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ 20,000 पर मंथ और पास्ट और फ्यूचर मेंटेनेंस वो खातून मांगती है। इसके अलावा इसने अभी कुछ नहीं मांगा। इस खातून की के 2 बच्चे हैं और ये जब इस तरह का दावा सामने आता है तो फ़ौरन हमें समझ लग जानी चाहिए। पहला सवाल आता है कि क्या उसने डिसोल्यूशन मांगी, क्या उसने अपने डायरी आर्टिकल्स मांगे। अगर उसने ये 2 चीज़ें नहीं डिमांड की तो हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये बचना चाहती है। इसकी इंटेंशन इसके वकील की ये नहीं है कि इनको झाड़ दिया जाए। तो यानी ये बड़ी अहम बात है, अभी किसी किताब में नहीं लिखी हुई कि भी इंटेंशन आपको दावे के अंदर ही नज़र आ रही है उसकी क्या है। अब हमने उससे स्टोरी ली उस बंदे से जो हमारा क्लाइंट था, तो उसे फ़ोन किया, फ़ोन पे इन्होंने मेरी बात कराई। तो वो उसने हमें बताया कि ये मेरा मामला है कि मैं इस तरह बच्ची जो मैं फ़लाँ गाँव का रईशी हूँ, मेरे वालिद साहब अपना प्रैक्टिस करते हैं, हिकमत की 2 भाई हैं मेरे, मज़दूर हैं वो और मज़दूरी हम करते हैं। और मेरा जो है वो ज़ाती तौर पे मैंने ये शादी करके इसकी डिमांड पर मैंने लाहौर मरग़ज़ार या सब्ज़ादार में घर भी लिया था। और इस दौरान पेंडेमिक आ गया, मेरा कोई बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मैंने कोशिश की कि मैं कोई यूट्यूब चैनल बना के वहाँ से अर्निंग शुरू करूँ, लेकिन मेरे वो ख्वाब पूरे नहीं हो सके। और वो अल्टीमेटली ये खातून जो थी वो तैयार नहीं थी और ये उस वक़्त इसने नहीं बताया। ये जो अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ये दावा है तो वो किसी गए लोग जो दायर करने वाला दोस्त है उसने जाके वहाँ बैठे हुए हैं वो जो कंप्यूटर वाले से कहा यार लिख दो। तो ये तैयार करने वाला भी ये होता है। और बाज़ दफ़ा हम कसूर शायद गए थे, आप गए थे कसूर हो, कौन थे वो साहब वफात पा गए जो इनके बारे में कहा जाता था। वो ये कहते थे कि एक बंदा यहाँ से दावा लिखवा के लेके जाता था, तो जो दूसरे साहब को हायर किया जाता था ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, तो वो भी जब वो जवाब दावा देने के लिए, अब मैं नहीं कहूँगा कि वकील कहूँ या क्या कहूँ, मैं उससे तो मुझे नहीं कहूँगा, तो जवाब के लिए वो उसी बंदे के पास चला जाता था और वही ड्राफ्टिंग कर रहा होता था, वही जवाब लिख रहा होता था, वही दावा लिख रहा। अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन दे दी उसका जवाब लिखना है तो वो भी वही लिख रहा है, तो जवाब भी वही लिख रहा है। यानी लोगों की कैपेसिटी खुद लिखने की बहुत कम है।
यानी अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है जो हमने नेचुरली देखा कि हमारे जो नए दोस्त हैं ना वो डिपेंड किस पे करते हैं कि वो जाके वो उस पे कर रहे हैं। एक आम लिखने वाला जो कंपोज़र है, अब वो कंपोज़र ही जो है ना वो जवाब लिख रहा है, एक ही बंदा जवाब भी लिखता है दावा भी लिखता है, यानी वो उसी से यार व्हाट इज़ दिस। तो जो नई आने वाली टीम है उसे सबसे पहले खुद लिखना होगा, चाहे आपको टाइपिंग आती है नहीं आती है, अपना डाटाबेस बनाएं, अपने दावे को आपने जवाब भी खुद लिखना। बहुत ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम जवाब दावा कैसे ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन ये जवाब दावे की प्री रिक्विजिट है कि हमें पहले हक़ाइक़ का पता हो। जैसे अब ये दावा जब लिखा गया तो बिल्कुल इसको रस्मी तौर पर इसमें सिर्फ 8 इसके पैराग्राफ बनाएंगे। अब जब हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं, मैंने इन्हें कहा आप लिख के लाएँ खुद, ये जो हमारे दोस्त हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, यानी हर स्टेज पे हमारे पास दो राहें होंगे। जब हम डिसीजन कर रहे होते हैं तो दो राहें हैं और हम चॉइस करते जाते हैं कि इस रास्ते पे जाना है, इस पे जाना है। तो जैसे ये पहला जैसे ही इस दावे को पढ़ा हमारे ज़हन में आया कि इसके 2 छोटे बच्चे हैं, ये एक दो राह है, हमें ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि नफ़रत ऐसी बढ़ जाए कि ये इनकी फैमिली ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी मजबूर हैं कि ये भी हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि आप नहीं करेंगे कोई और वकील कर देगा। लेकिन अगर आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और आप चाहते हैं कि भाई ये जो मैट्रिमोनियल टाई है ये रहनी चाहिए, तो वो फिर आपका रहना ही अच्छा है कि किसी स्टेज पे आप पॉजिटिव रोल प्ले कर देंगे। तो वो अल्टीमेटली ये हमने पहले देखना है कि इंटेंशन क्या है। बच्चे हो जाना कोई जो मेजर फ्लॉज हैं वो नहीं है पार्टीज़ में, यानी वो बंदा ये क्लेम नहीं करता कि औरत मुखरबुल अखलाक है, औरत ये क्लेम नहीं करती कि बंदे के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट है जो ख़राबी पैदा कर रहा है। अब फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ भी लोग जो हैं वो औरतें जो हैं वो एडजस्ट करने को बच्चियां तैयार नहीं हैं और ख्वाब बड़े कर लिए हैं, नहीं हो रहा पूरा। अच्छा, इस औरत ने जब इसकी स्ट्रक्चरिंग इस दावे की जो अगर हम देखते हैं इसमें, तो जब देखेंगे इसमें ऊपर उसका टाइटल है, बच्ची की तस्वीर लगी है, ये पार्टीज़ नेम है और ये नीचे इसने अपना दिया अंडरलाइन किया। अब यूजुअली हम ना 14 का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी हमें कुछ चीज़ें को रट्टा होना चाहिए। तो अब हम अपना जब डाटा बैंक बनाते हैं, जैसे कि हमने मैंने अपने पास बनाया हुआ है, तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर या जहाँ भी आप डाटा सेव करें, अब तो हमारे पास अब मोबाइल्स हैं, आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता किसी भी एक मामले के अंदर जवाब दावा कैसे लिखना है, तो बड़ा आसान है, मुतल्लिका अदालत में जाएँ, 3-4 जवाब दावों की तस्वीरें खींच के लें, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। अदरवाइज़ मेरे पास अपना डाटा बैंक पड़ा है, तो सबसे पहले मेरा काम यह है कि अपने स्टोर रूम में जाऊँ मैं जाके, और मुझे इससे मिलता जुलता कोई रिटन स्टेटमेंट उठाऊँ और उसको कॉपी करके ले आऊँ। अब यहाँ फिर 2 मफरूज़े हैं कि पहला मफरूज़ा ये है कि मैं खुद से सारी स्टोरी लिखूँ या मैंने पिछले किए हुए काम के अंदर मैं एडिटिंग करूँ। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, कुछ लोग इस पे नहीं करेंगे, कुछ अपना अपना स्कूल ऑफ थाट है। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो पक्की हैं ना, उनको हमें ज़्यादा हर नए सिरे से लिखने से उसके अंदर ख़राबी आ जाती है। तो हमें वो जो पक्की चीज़ें हैं वो वहीं रहें और जो अंदर मैटर है उसको चेंज किया जा सकता है। यूजुअली रिटन स्टेटमेंट में 3 पार्ट बनाते हैं, 3 हिस्सा। 3 कौन-कौन से अंदर से दसो? सर एक है, सबसे पहले होता है उसका प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन। अच्छा। इसमें आप वो ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है या ब्लैकमेलिंग है या मतलब ये खारिज होना चाहिए अंडर 711। मतलब वैसे तो सीपीसी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो वो हेल्प ले सकते हैं सीपी से। और उसके बाद मतलब जो जर्नल आपकी कास्ट दी जाए, यानी जो जर्नल आपकी लॉ की मतलब कहने के जो लॉ बेस्ड ग्राउंड लेनी है, आप लॉ बेस्ड ऑब्जेक्शंस क्या लें? ऑब्जेक्शन क्या लें, आप ऑब्जेक्शन जो लेनी है वो आप प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन में डालेंगे। जैसे पिछले दिनों आपको याद है कि हमारा एक दावा था, तो अब 711 चूँकि बाहर कर दी उन्होंने कि 711 आप अलहदा से नहीं दे सकते। तो कुछ चीज़ें जैसे लिमिटेशन हिट कर रही है किसी केस में, बड़ा हिट करती है। मतलब ये फैमिली में तो ऐसा नहीं होता, मेंटेनेबिलिटी होती है, लिमिटेशन होती है, कोई ऐसे अगर आम सिविल दावे हैं तो हमारा वो बजाय हम इतनी कहानी लिखने के बाद आखिर में जाके ये लिखें कि जनाब ये तो हिट बाय लिमिटेशन एक्ट है, तो उसको ऊपर ही रखें ताकि वो पहले लिमिटेशन वाला दरवाज़ा खोल के उसके अंदर जाए जज। तो क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पे रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर खातून ने गार्डियन केस कर दिया खानेवाल में और अब वो खानेवाल से बच्चे लेके थे, अब वो कह रही कि मैं इससे खामन को तंग करना चाहती हूँ, तो वो आके लाहौर में फैमिली केस कर दे, तो लेकिन तो वैसे प्रेफरेंस तो ये दी जाती है कि लास्ट स्ट्रेस जहाँ पे है
लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन तो रेज कर सकते हैं कि देखें जी गार्डियन वहाँ पे किया तो भी इसे उधर ही जाना चाहिए, अब ये इधर क्यों आई है। यानी ये भी बात आपकी ठीक है। क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्वेश्चन ऑफ कोर्ट की तो खैर बहुत मामूली सी बात है, और क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो बहुत थोड़ा आता है। हाँ। यानी इब्तदाई उज़रात के अंदर ही हम अब खेलना है हमने। हमारा एक केस था पिछले दिनों पार्टनरशिप डीड के ऊपर, वो एक बंदे ने जाके सिविल कोर्ट को अप्रोच किया, तो हमने उसमें ऑब्जेक्शंस के अंदर ही कुछ ऐसी जजमेंट्स, बल्कि पूरी प्रिलिमिनरी में हमने वो जजमेंट्स उसके अंदर मेंशन कर दी कि ये सिविल कोर्ट इस शक्ल में इस दावे को नहीं सुन सकती, और जज साहब ने उसको दावा ही खारिज कर दिया हमारे जवाब के बाद। यानी लेटेस्ट ट्रेंड अब ये नहीं है कि आप जवाब दावा कुछ दें फिर तो कोई दरख्वास्त कुछ दें, अब वो कहते हैं जो आपने कहना है आप कह लें, और फिर हमने जो कहना है उसके साथ हमने जो 13(1)(2) की लिस्ट लगानी है वो पहले दिन ही लगानी है। ये बड़ी अहम बात है। अभी हमें फैमिली कोर्ट में इनको अजहर साहब को हाई कोर्ट के जज साहब ने फंसा लिया कि ये अपील में ऊपर गए हैं, या ये ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं क्या हुआ था उसमें। वो उसमें ये था कि लेकिन अब तो खैर जजमेंट आ गई है उसके अगेंस्ट भी, मतलब इस चीज़ के जज साहब ये कहते हैं कि जी आप, मैं था उसकी तरफ से, खातून की तरफ से, तो नीचे मेरी फेवर में डिग्री हुआ, सियालकोट का केस था, ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिग्री हुआ, और अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट में रिट में आया वो, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन ली कि जी आप, इन्होंने ना कोई ऐसी सामान चीज़ की लिस्ट जो है ना, लिस्ट सामान चीज़ की जो रसीदात हैं और लिस्ट है वो इन्होंने मेंशन नहीं की अपनी आर्डर 13(1)(2) की और 7/14 में। तो जज साहब ने कहा जी मेरे से पहला क्वेश्चन ही किया, हाँ जी वकील साहब आप बताएं ये आपने मेंशन किए थे जो आपने एग्जिबिट लगवाए हैं, तो डेफिनेटली मैंने नहीं थे किए। तो खैर उसे तो केस टर्न ओवर मतलब हो गया, लेफ्ट ओवर हो गया, लेफ्ट ओवर तो नहीं हुआ, क्या लगे डेट ले ली एक तरह कह के रिक्वेस्ट करके, तो लेकिन ये चीज़ें देखी जाती हैं। यानी इशू ये आया कि केस का फैसला हो गया, फैसला हो गया, पार्टियों ने शहादतें भी दी, एग्जिबिट भी लगे, सारा कुछ हुआ, तो जब हम उसको रिट में गए ऊपर जाके अपने उस फैसले को हम उसका एनालिसिस करवाने के लिए, तो हाई कोर्ट के जज साहब ने यहाँ हाथ रख दिया कि जब आपने दावा ये फाइल किया था तो क्या आपने उस लिस्ट के अंदर मेंशन की थी कि इन चीज़ों पे मैं रिलाई करूँगा। आल दो वो चीज़ें शहादतों में आ गई, उनको कंसिडर करके लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसले किए हुए थे, लेकिन वो जज साहब कहें पहले मुझे ये दिखाओ कि दावे के साथ था या नहीं था। लिहाजा रिटन स्टेटमेंट हो गया, आपकी प्लेंट हो गई, जो चीज़ जिस पर आपने रिलाई करना है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, अपने दिमाग में आइडेंटिफाई करना, फिर उसको लिस्ट डाउन करना है, और साथ ये भी लिखना है कि अगर आपके पास वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप किससे मंगवाएंगे, उनको भी आपने अपने शागवाओं के नाम में लिखना है। यानी फैमिली में तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन सिविल दावे में हमें पता हो कि ये सेकंड किसके कब्ज़े में चीज़ें, हमने इस डॉक्यूमेंट को साबित कैसे करना है, ये सारी बात वकील साहब ने प्री ट्रायल वर्किंग में हमने पहले से करनी होती है, सोचना होता है। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि ये दावा जब मेरे सामने आया तो फिर सबसे पहले हमने स्टोर रूम से चीज़ों को निकाला, स्टोर रूम से निकाल के बाहर ले आए। हमने सबसे पहले इस फाइल का नाम चेंज करना। मेरे कंप्यूटर की हद तक आप सबको इंस्ट्रक्शन हैं कि इसके अंदर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड रूम से ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बैठ के नहीं काम करना, वो वरना पिछला काम डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने क्या किया हुआ है कि हम बाहर निकालते हैं और पेंडिंग के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया, पेंडिंग 2021। अगर आपका है तो आप अपने नाम से बना लें, आपका है तो आप अपने नाम से अपने कंप्यूटर में एक पेंडिंग बना लें। कोशिश करें कि उसे डेस्कटॉप पे सेव ना करें, इसको सेव करें, क्योंकि जब आपकी विंडो उड़ती है तो सी सबसे पहले उड़ती है और सी के अंदर ही डेस्कटॉप है, तो लिहाजा डेस्कटॉप के ऊपर आप उसको कॉपी करने की बजाय कोशिश ये करें कि अपना वो जो फ़ोल्डर आपने अपने नाम से बनाया है वो किसी डी या ई के फ़ोल्डर में रख के उसका शॉर्टकट ऊपर बना लें उसके ऊपर, वरना अदरवाइज़ विंडो उड़ेगी तो ये गायब हो जाएगा। उसका अल्टरनेट ऑप्शन भी एक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो आप ड्रॉपबॉक्स या जीमेल के साथ अटैच कर लें अपने कंप्यूटर को, तो जो आप उस फोल्डर में काम करेंगे वो ऑनलाइन सेव हो जाएगा, कंप्यूटर के जाने से वो डाटा से जाएगा नहीं। अब हमने इसका जवाब लिखना था, हमने इसको कॉपी किया, बाहर ले आए। लाने के बाद सबसे ऊपर जब ये दावा दायर हुआ तो यहाँ जज का नाम नहीं होता, क्योंकि जिस वक्त उसने दायर किया तो असाइन ही नहीं होता किसी को। तो आपने ऊपर वाली लाइन में ये नाम नहीं लिखना है, इसमें उस जज का नाम लिखना है जिसके पास चल रहा है। और ये भी बड़ी साइंस है कि भी वो जज साहब के अगर आपने नाम के स्पेलिंग भी अगर गलत लिख दिए है ना, तो वो इसको भी माइंड कर रहा होता है। तो देखना कहाँ से होता है कि जज साहब ने जो अपनी मोहर बनाई हुई है, जो स्टेनो ने नीचे लिखी, वहीं से कॉपी कर। तो अपनी तरफ से ना कोशिश करने लिखने की कि भाई आप एक फैमिली जज साहब में, जैसे इनका नाम अपना उमर इमरान अली जाफरी साहब है। अब उमर OM में, अब देखें ना, नहीं सर सॉरी, इमरान अली जाफरी साहब। अब इन्होंने इमरान अली जाफरी लिखा हुआ है, जज साहब इमरान अली जाफरी ने चेंजिंग हुई काफ़ी चीज़ें। चले वो अब जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है उसमें अब देखें उमर U से भी होता है, उमर O से भी होता है। तो मेरी राय होती है कि कोई भी बंदा अपने नाम को जो है ना वहीं से राय बनना शुरू हो जाती है।
कि भी आप कितने एक समझदार हैं। अगर आप किसी का नाम ही गलत बोले ना तो वो उसको पसंद नहीं कर रहा होता। तो लिहाजा जो पहली लाइन है जवाब दावे की, वो जज साहब का नाम हम लिखते हैं, उसके बाद इन री लिखा होता है। इन री अपना अली रज़ा साहब क्या होता है बताएं ज़रा। इन री सर, इन री का मतलब होता है इन रेफरेंस। इन रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ये दावा है, इसके अंदर हम ये जवाब दे रहे हैं। यानी यहाँ पे टाइटल आता है आपके ख्याल में? टाइटल आता है सर। यानी हम 3 या 4 इंच की जगह छोड़ते हैं, उसके बाद इन री आ गया। इन री में कौन सा टाइटल आता है अकरम साहब बताएं? सर जिसमें हम जवाब दावा दे रहे हैं उसका टाइटल, उस दावे का टाइटल आ गया। ठीक है। उसके बाद अब हमने नीचे जो है ना वो एक छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है उमर साहब बताएं? सर उसके अंदर हमने ये रिटन स्टेटमेंट लिखी है इसकी, इस दावे नहीं, रिटन स्टेटमेंट का टाइटल देने से ऊपर और वो जो रुबीना बीबी वर्सेस अली शेर, हमने अली सहर या अली शेर जो लिखा है उसके दरमियान में हमने दावे का टाइटल लिखना है ताकि इस जवाब दावा को देख के ऊपर से जज साहब को समझ लग जाए या अहमद को समझ लग जाए ये किस दावे के अंदर जवाब दावा है। तो दरमियान में हमने इस सूट का टाइटल लिखना है। जब अब अली रज़ा साहब लिख के लाए हैं तो इन्होंने सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस तक तो लिखा हुआ है, आगे नहीं लिखा कि वो कितनी मालियत का। तो ये एज इट इज़ जो दावे का टाइटल है हमने वो लिखना, अपने पास से मॉडिफाई नहीं करना कि मैंने चलो एक लाइन लिख दी तो मैं पूरी ना लिखूं। तो ये पूरी इन्होंने इसके अंदर लिखनी है। इसका फ़ॉन्ट आप छोटा कर सकते हैं। क्यों छोटा करना है नासिर साहब बताएं? आप वासा बताएं। सर इसमें हमने जो रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको हमने शो करना है, सिर्फ उसमें सिर्फ वो एक रेफरेंस हाईलाइट करना उसको, यानी रेफरेंस है वो छोटा हो जाए ताकि पता लगे कि ये असल चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि हम रिटन स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रहे हैं। तो रिटन स्टेटमेंट जो है उसको अंडरलाइन किया हुआ है इसलिए कि वो प्रोमिनेंट नज़र आए, अगर देखते साथ ही पता लग जाए कि ये दावा नहीं है, ये बेसिकली उसका रिटन स्टेटमेंट है। अब ये लिखा हुआ है रिटन स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। अब चूँकि इसके अंदर एक डिफेंडेंट एक ही है, लिहाजा हमने उसमें अगर ज़्यादा होते तो यहाँ मेंशन करते हैं कि कौन सा डिफेंडेंट है। उसी तरह जैसे दावे में रिस्पेक्टफुली शो होता है। अब उसके बाद जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हैं, यहाँ पर 5 ऐसे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हैं जो हम समझते हैं कि इसके अंदर एज इट इज़ हर एक के अंदर ही जा सकते हैं, यानी एक फॉर्मल से हैं। तो वो हमने वो फॉर्मल जो 5 हैं ऑब्जेक्शन, जिसमें पहला हिस्सा ये कहता है कि जो प्रेजेंट सूट जो है वो मैलाफाइड इंटेंशन विद अल्टीरियर मोटिव्स और डिफेमिंग द डिफेंडेंट बाय ब्रिंगिंग फैब्रिकेटेड फैक्ट्स टू द प्रेजेंट सूट। The same has been filed for extraneous consideration including attempt to blackmail the defendant hence the suit। यानी ये वो 5 फाइल का या जवाब दावे का पेट भरने के लिए वो 5 चीज़ें जो हैं ये एज इट इज़ ही कॉपी हो सकती हैं, लेकिन मैं इसमें पढ़ना फिर भी चाहिए कि इसको अप्लाई करता है इस केस को या नहीं करता। जब भी केस जज खारिज करता है ना, जब भी खारिज करता है तो वही प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन से ही उठा के आपका केस खारिज करता है। ऐसे ही ऐसे आपने ये ऑब्जेक्शन ऊपर ली थी तो ये ऑब्जेक्शन को इसमें आपने कल को ये साबित किया थ्रू एविडेंस और थ्रू डॉक्यूमेंट्री और थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अब आप ये साबित कर चुके हैं, लिहाजा इस चीज़ बेस पे रख के मैं आपका केस खारिज कर रहा हूँ। नो डाउट के फैमिली में बिल्कुल खारिज नहीं होता, जज कुछ ना कुछ देते हैं जो हमारे ट्रेंड चल रहा है। तो अगर तो मतलब इस पे सीपीसी इंप्लीमेंट हो तो फैमिली केसेस जिस तरह डिसीजन हो रहे हैं यहाँ पे कोई खातून एक टैडी पैसा भी ना लेके जा सके। सीपीसी और कानूनी शहादत को निकालने का मकसद ये था कि लोगों को लिटिगेशन में एज अर्ली जितनी जल्दी हो सके और कुछ ना कुछ खातून लेके जाए। ये आप बताएं ये जो फैमिली लॉ है ये क्या है? ये ऑर्डिनरी लॉ या स्पेशल लॉ? सर ये स्पेशल है। स्पेशल लॉ क्या चीज़ होती है? आप बताएं लीजा साहब, अगर सिविल ऑर्डिनरी और स्पेशल बराबर पड़े हों तो किसको फॉलो करेंगे? सर स्पेशल को। क्यों? स्पेशल को इसलिए होता है कि सर जो स्पेशल लॉ होता है वो स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए, जो स्पेशल लोगों के लिए होता है। जैसे अब फैमिली है, अब फैमिली का जो इशू है स्पेशल है। नहीं, फैमिली का इशू स्पेशल नहीं है, फैमिली के मामलात के लिए स्पेशल लॉ बन गया। स्पेशल लॉ बन चुका है। क्यों बनाना अकरम साहब दसो? सर एक्चुअली इसमें जो है ना वो स्पेशल लॉ इसलिए बना है क्योंकि फैमिली केसेस इसमें जो है ना वो हैं तो स्पेशल लॉ बना दिया। नहीं है ये तो कोई बात नहीं। तो ये दसो ना सर इसमें केओएसओ इंप्लीमेंटेशन नहीं होती और दूसरी ये तो आपने बताया नहीं कि होती नहीं है, बनाया क्यों है? क्या जरूरत महसूस होगी कि भाई इसको ऑर्डनरी लॉ से निकाल के तो इन्होंने सर बेसिकली ये लोगों को रिलीफ देने के लिए ताकि वैलिड टाइम जो है ना आर्बिट्रेशन के कम्युनिकेशन से जो कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली ये। सर इसको इसलिए कहेंगे कि वो इसमें सिर्फ मुस्लिम जो फैमिली चलाना है उसी को इकट्ठा मतलब बना के स्पेशल के ऑर्डिनरी जैसे वो मेजर एक्ट है उसमें सारे सर स्पेशल क्लास के लिए जो बनाया जाता है वो स्पेशल लॉ होता है। स्पेशल लॉ का मतलब वो एक सिर्फ सर्टेन क्लास को वो मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। ये क्यों इसको बनाया गया?
इसमें क्या दसो सबसे दसो। सर इसमें स्पेशल लॉ कोई भी कानून है उसे स्पेशल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा फॉर्मल है या जो हमारा एक्चुअल लॉ है वो उसमें टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन दे सकते हैं, एविडेंस का एक पूरा प्रोसीजर है। वो जज को काफ़ी ज़्यादा, अगर सीपीसी को आप लें तो अगर कोई भी उसका प्रोसीजर किसी लॉ का नहीं दिया गया तो सीपीसी का प्रोसीजर इंप्लीमेंट होता है सेक्शन 9 के तहत। तो अगर सीपीसी का प्रोसीजर किसी पे भी इम्प्लीमेंट हो तो वो उसको ऑर्डिनरी सूट की तरह डील करेगा। ऑर्डिनरी सूट को डील करेगा तो उसमें जो है वो डिसीजन जो है वो 8-8 साल 6-6 साल लग जाते हैं। अब आ रहे थे डिले इसके अंदर, डिले बेसिकली डिले को रोकने के लिए असेंबली में लोग गए कि जी ये तो एक बच्चा है उसको खर्चा चाहिए अगले महीने। तो अब बच्चा, एक माँ को किसी ने एक्सपेल कर दिया घर से, अब उसके 2 बच्चे हैं, पैदा कर लिए दोनों पार्टियों ने मिलके, अब उसके खर्चे के लिए क्या आप सीपीसी को वेट करेंगे कि किस तरह से उसको डिले को ख़त्म करने के लिए स्पेशल इनेक्टमेंट्स की गई। अब इतनी अभी हमने ये नई किताब में से हमारी तरह अभी देख के बता रहे थे कि जिसका जो जवाब दावा है उसके लिए भी लिमिटेशन में कोई आई है इसके अंदर। 2015 में अमेंडमेंट आई है सेक्शन 8 में कि अब रिटन स्टेटमेंट जो है आप जिस दिन अपीयर होंगे तो उससे विद इन 15 डेज आपने जमा करवानी है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ कॉपी ऑफ प्लेंट, और जैसे कि उसमें कहा गया कि ऑर्डर 37 का आप केस है कि उसको भी एक पोर्शन उठा के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्पेशल लॉ बनाया गया, उसमें भी ये नहीं कहा गया कि फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ कॉपी ऑफ प्लेंट नहीं, सूट नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। सेम एज इट इज जो स्पेशल आपका रेंट कंट्रोलर का कि लोग 60-40 साल केस लड़ते थे, उसके बाद नीचे आते थे, एक कोर्ट स्टे आ जाता था, उसको कंडोन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने स्ट्रेंथ प्रेमिसेस एक्ट जो पंजाब 2007 में किया, 1959 वाले को अमेंड किया 2007 में, और उसको फिर दोबारा और मॉडिफाई करते 2009 में उन्होंने किया, एक्ट बनाया। पहले ऑर्डिनेंस था फिर एक्ट बन गया। यानी स्पेशल लॉ का मतलब ये था कि हार्डशिप खत्म करने के लिए वो बना। अब ये फैमिली के अंदर उन्होंने नई इसमें, अब इन चीज़ों को अगर वकील नहीं समझते, जैसे कि रेंट एक्ट आया, अब रेंट एक्ट के अंदर अगर आप आ गए और 10 दिन में आपने उसका लीव टू डिफेंड नहीं दी, उसके अंदर आके उसके अंदर पेश नहीं हुए, तो आपकी वो जो कंडोनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती। अब आपको कोई वकील कर लेता है, आप अपनी तरफ से कहते हैं कि जी मैं इसमें, वो कहता है मुझे लेट करो, तो आप जाते हैं, जाके क्या पहले मेमो दे देते हैं, फिर महीना गुजारते हैं, आप कहते हैं लो जी उनमें आज मेरी पार्टी को ये हो गया, आज मुझे वो हो गया। तो वो जज साहब एक ख़ास स्टेज तक आपको देखेंगे, अदरवाइज वो इस जो लीगल जो है एनेक्टमेंट का सहारा लेके वहीं पर ही डिग्री कर देंगे उसको। केडी ऑर्डर 17-3 से सपोर्ट लेंगे, किससे लेंगे? वो था अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं करते तो वो डिले करेगा 8-10 हाँ जी 8-10 में एडवांस डिग्री भी कर सकते और एविडेंस भी कॉल कर सकते हैं, यानी वो आगे भी चल सकता है, उधर डिसाइड भी कर सकता है। अब ये ऐसी इनेक्टमेंट है फैमिली की कि उसमें जब आप कहेंगे जाके बतौर क्लाइंट के जनाब सीपीसी पढ़े, तो जज कहेगा कि नहीं मैंने तो नहीं पढ़नी, ये स्पेशल इनेक्टमेंट है। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन में ये आया हुआ कि जज साहब को जरूरत पड़ेगी तो वो जा सकते हैं सीपीसी में, और पैटर्न उन्होंने कोई देखना है अपने आप को चलाने के लिए, वो सीपीसी से रहनुमाई लेंगे। तो यानी वक्त के साथ साथ इनोवेशन आ रही है। रिटन स्टेटमेंट हम चले यहाँ से थे कि जब हमने रिटन स्टेटमेंट देना है, टाइटल उसका जो भी बनाना है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के अंदर हम एक तो हम टाइम पे हाजिर आएँ, और इब्तदाई उजरात जो पेश करें वो ऐसे हों जो बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलना इसमें चीज़ें ऐड करने का, निकालने का। और लिखा हुआ जो होता है ना, उससे कोई भाग नहीं सकता। यानी अगर आप कहते हैं, अक्सर वकला ये शिकायत करते हैं जज साहब को हमने बड़ी तकरीर की, बड़ी बहस की, जज साहब ने आर्डर में लिखा ही कुछ नहीं। भाई वो आपको मौका मिल रहा है अपनी प्लेंट बनाने का, आपको मौका मिल रहा है रिटन स्टेटमेंट बनाने का, आप इसको 100 सफ़ों की बना दें, कोई भी माइंड नहीं करेगा। कोई जज कभी ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा क्यों लिख के ले आओ, बल्कि इस चीज़ को कंडेम कर रहे होते हैं कि भैया तुम खुद लिखो, ये क्या कर रहे हो, 2 सफ़ों की या 3 सफ़ों की लेके आ गए। अल्टीमेटली हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की कि सबसे मुख्तसर वाली जो रिटन स्टेटमेंट उस पर काम करें, लेकिन बातें फिर ऐसे लंबी हो रही हैं। तो पहली बात तो उस खातून ने ये कही कि जी मेरी शादी हुई थी, इसके अंदर पहला पैराग्राफ। अब हमने जो इसके अंदर हमने कोशिश, और अच्छा ऑन फैक्ट्स भी जो है ना वो हमारी इख्तरा है। अगर हम समझते हैं कि हम ऑन मेरिट्स के अंदर जब जवाब दे रहे हैं और हम इतने अभी कम्पिटेंट नहीं हैं कि भी उसी के अंदर ही हम अपनी बात सुना दें, तो पॉसिबल ये होता है कि हम ना अपनी ऑन फैक्ट्स में लगा स्टोरी लिख देते हैं कि जी ये कुछ हुआ, और ऑन मेरिट्स में आके थोड़ा थोड़ा उसका हवाला दे के तो हम जवाब दे देते हैं। लेकिन इस केस की हद तक चूँकि ये बिल्कुल एक फॉर्मल और छोटा सा मसला था, हमने ऑन फैक्ट्स में जाने की बजाय कोशिश की कि हम ऑन मेरिट्स के अंदर इसको आंसर कर दें। अब पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया कि शादी हुई 16/2/2014 में, और साथ लिखा कि डॉवर अमाउंट है 3500 इसके एवज, और उसने नकानामा लगाया। अब यहाँ पे वो मिस कर गई खातून के, उसने लिया है या नहीं लिया ये नहीं बताया, मतलब उसने हक महर जो था उसको पेड है या अनपेड है, ये वकील साहब ने उस वक्त या उस खातून ने नहीं लिखा। केस में तो वैसे जरूरत भी नहीं है बताने की।
नहीं ना हो। अब वैसे हमने भी- कुछ तो कहना है ना उसके जवाब में। हाँ अब हम अपने तौर पे हम ऑन मेरिट्स में जाके कह रहे हैं दैट द कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 आर एडमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मैरिज एंड हकमहर which is paid, but plaintiff in this paragraph payment of हकमहर has concealed to mislead the court, कि उसने इसको नहीं बताया। यानी हम थोड़ा सा इसके जवाब में इसको जो चीज़ कहते हैं कि ये ठीक है, ये सिंपल हम इसको एडमिटेड कह देते तो फिर तब भी ठीक था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया कि उसने ये नहीं बताया क्योंकि वो चीज़ों को छुपा रही है। बस हमने एक बात अब इसके अंदर ऐड कर दी। दूसरी बात वो कह रही थी कि भी 2 बच्चे पैदा हुए हैं, हु आर रिजाइडिंग विद द प्लेंटिफ नंबर 1 एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ माइनर बोर्न बाय द प्लेंटिफ नंबर 1 थ्रू हर पेरेंट्स। The relations between plaintiff and defendant remain cordial and amicable for some time. Later on, the defendant started to beat the plaintiff on petty matters and did not pay a single penny as maintenance allowance. अब यहाँ वो कह रही कि जी बच्चे पैदा हुए हैं, खर्चा मेरे माँ बाप ने दिया है, और लेकिन जब वो उसका टाइटल देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस मांग रही है, पास्ट और फ्यूचर। तो इन बच्चों की पैदाइश का खर्चा वो नहीं मांग रही, जिक्र कर रही है, प्रेयर में नहीं है। तो हमने जब वो इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं कर रही है, और अगर हमारे पास सबूत होते, चीज़ें होती हैं अस्पतालों में ले जाने की, या हमारे पास डाटा होता, तो हम वो चीज़ें यहाँ ऐड करते कि ये जवाब में हमें मैक्सिमम चीज़ें देनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे दैट द कंटेंट, इसका जवाब इसी पैरे का हमने हर लफ्ज़ के ऊपर गौर करना है, और हमने आंखें बंद करके एडमिटेड नहीं कह देना। बाद दफ़ा हिडन मीनिंग उस एडमिटेड कैसे निकल आते हैं कि वो अच्छा, आपका अब तो एक ये भी जजमेंट मैंने देखी थी कि अगर आप कहते हैं द कंटेंट ऑफ denied. पैराग्राफ इज डिनाइड बीइंग इनकरेक्ट, हम्म। अगर आप सिंपल डिनाइल करते हैं इट विल बी कंसीडर्ड टू बी एडमिटेड। यानी वो एडमिशन के जुमले में आ जाएगा रीजन शुड बी गिवन फॉर डिनाइल। कि डिनाइल की रीजन देनी है। अब हम कह रहे हैं इस पैराग्राफ में जवाब में कि पैराग्राफ नंबर 2 कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 2 आर एडमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि हम बच्चों को मानते हैं। अब ये भी हो सकता है किसी केस के अंदर बच्चों को हम माने ही ना, ये कि ये हमारे बच्चे ही नहीं है, ये तो जनाब वो पीछे से लेके आई थी, या ऐसे था या वैसे था। यानी जैसे ही जैसे ही ये बात आपने कर दी ना कि ये बच्चे मेरे हैं, तो अगली बात ये आती है कि जैसे ही ये जवाब दावा अंदर दाखिल होता है तो पहला इंटरम मेंटेनेंस लग जाती है, और इंटरम मेंटेनेंस लगाते हुए आपके इस जवाब दावे को देखती है, दावे को अदालत देखती है, और उसने कहीं चैलेंज भी नहीं होना। 5000 से ऊपर नीचे है तो अपील ही नहीं हो सकती। इसकी अपील है या रिट होती है इसकी अपील? सर कुछ भी नहीं होगा अगर 5000 से इंटरम ऑर्डर है ना, 5000 से नीचे तो कुछ भी नहीं होना। नहीं, कुछ नहीं तो होगा। 5000 से ऊपर किधर जाते हैं? सीधे रेट में। इंटरम ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। हाँ जी। अब वो इंटरम ऑर्डर जो है ना, वो अमूमी तौर पे 99.9% जो खर्चा लग गया वो लग गया। अब पिछले दिन जब आप गए थे किसी फैमिली केस में, तो क्या जज कंसिडर करता है जब वो फैमिली? सर जज ये देख रहा होता है कि अगर तो आपने कोई ऐसा प्रूफ लगाया है कि मतलब खातून ने केस किया मेंटेनेंस का अपना और बच्चों का, और वो देखता है, जज देखता है उसमें कि क्या आपने कोई प्रूफ लगाया कि वो कितनी अर्निंग है, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन इन जहाँ पे अगर जो हस्बैंड है अगर वो सरकारी मुलाजमत करता है या बैंक में जॉब करता है, तो वो जज कुछ ना कुछ असेस कर रहा है कि किस सीट पे और उसकी कितनी सैलरी होगी। और अगर आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई और आगे दूसरी तरफ से हस्बैंड अब भी कहता है कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं, तो फिर जज के पास सिर्फ यही रहता है कि वो 4000 लगा देगा, बच्चे ज़्यादा हैं, 3 है, वो 4 कर देगा। मैक्सिमम अगर 7000 से ऊपर बहुत मुश्किल आ जाते हैं, विदाउट एनी प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ डिफेंडेंट या मतलब हस्बैंड जो है वो 7000 से ज़्यादा मुश्किल में लगता है। अब हम प्लेंट में जाएंगे ना, अब हमें यानी ये भी प्री ट्रायल वर्किंग है कि अगर एक औरत आती है और वो कहती है जी मुझे इंटरम खर्चा भी ज़्यादा लगा दो, तो उसके पास बाज़ दफ़ा अच्छे सबूत हो सकते हैं उसके खामत के कि उसकी इनकम अच्छी है, लेकिन ना लगाने के साथ ना लगाने की वजह से इंटरम खर्चा नहीं लगता। अब इंटरम 5000 लगाए तो जब आपका डिसीजन होना तो कितना जज बढ़ा देगा। लिहाजा अच्छा केस तैयार करना है तो पार्टी को आपने उसके दिमाग के अंदर घुस के उससे निकलवाना है डाटा आपने कि ये चीज़ें भाई दो में, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो हमें उसका सबूत दो। बाद में लोगों के पास होता है लेकिन आप मांगते नहीं है, वो देते नहीं है, तो इंटरम खर्चा उसका छोटा लग जाता है। अब फिर उसमें यानी हमें ये ज़रूरी है। अब इस पैराग्राफ में उसने कहा कि जी ये हमने भी उसको कह दिया, उसकी हद तक हमने आंसर कर दिया कि जी कंटेंट्स जो है वो एडमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ चिल्ड्रन हु वर बोर्न ऑन द गिवन डेट and the rest of the paragraph is denied being incorrect as the existing children are well indication of cordial relation between the spouses। अब वो कहता है कि जी है ना वो बच्चे जो थे वो मारने लग गया, पीटने लग गया, या रवैया अच्छा नहीं था, या वो इस पैराग्राफ में मुद्दई की जानिब से आया कि जी ये जो है ना हमारे दरमियान अच्छे रिलेशन नहीं थे, जबकि हमारे 2 बच्चों का हो जाना अच्छे रिलेशन की निशानी है। तो हमने उसके जवाब में ये कहा कि जी ऐसे। अब उसके बाद उसने ये कहा कि जी दैट द डिफेंडेंट किक्ड आउट द प्लेंटिफ फ्रॉम हिज हाउस on 24/9/2020 after severe beating without paying any maintenance allowance in 3 varying class
Since then the plaintiffs are residing with their parents. All the dowry articles is laying in the house of defendant and plaintiff has right to file separate suit regarding the matter. यहाँ वो अपना एक हक को महफूज रख रही है कि मेरा सामान इसके पास है, वो कहती है, और मुझे 24/9/2020 को उसने घर से निकाला। अब इस बात पर हमने अपनी पार्टी, अब चूँकि वो सामने नहीं बैठा था, मर्जेंट इसका जवाब देना चाहते हैं, उससे जब उसे गुफ्तगू की तो उसने बताया कि इस डेट के बाद भी ये खातून मेरे साथ रहती रही है, इसका जो मोबाइल डाटा जो है, मोबाइल लोकेशन है, CDR है, वो तो मेरे घर की आएगी, ये तो डेट ही गलत है। यानी जैसे अब चूँकि मॉडर्न डिवाइसेस 164 QSO मौजूद है, तो हमने फिर उससे पूछने के बाद कि वो जब आ गई बात के ये वाला जो पैराग्राफ है, और साथ उसने कहा मारपीट के निकाला, तो इस पर भी जजमेंट्स हैं कि खाली सिंपल क्या देना किसी औरत का कि जी मारा पीटा, उसका सबूत ना लगाना, इसको भी एपेक्स कोर्ट बुरी नज़र से देख रही हैं औरतों के इस तरह के जो फॉर्मल क्लेम्स हैं। अब हमने इसके जवाब में लिखा है कि जी ये पैरा डिनाइड एज नो वन एवर बीट द प्लेंटिफ एंड नो MLC या रिकॉर्ड ऑफ पुलिस कंप्लेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन अटैच्ड by the plaintiff and plaintiff is using फला नंबर दे रहे हैं, and after the given date her location remain in the house of answering defendant and defendant is ready to maintain the plaintiff in his home, यानी वो अपने घर में रखने के, बट plaintiff is not ready to join the defendant, यानी ये उसकी इंटेंशन खामद की भी हमने साथ इधर दे दी कि वो रखना चाहता है। और जो बाकी पैराग्राफ है उसको वो, चूँकि ये दावा ही नहीं है कि हम सामान की इधर क्यों पंचायत करें कि सामान था नहीं था, ये वो कॉर्नर तो भी है ही नहीं, हमने सिंपल इसको डिनाई कर दिया क्योंकि इसकी हद तक इशू ही फ्रेम नहीं होना। तो वो कुछ चीज़ें हमने दबानी होती हैं, कुछ को उभारना होता है, कुछ सवालों के जवाब देने, इनकी बातों से इशू फ्रेम होना होता है। अब फोर्थ जो था उसका, उसमें वो कह रहा है कि जी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो कहते हैं कि जी डिफेंडेंट इज़ ओनर ऑफ किताब TV चैनल, YouTube चैनल, एज वेल एज डूइंग बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी। द डिफेंडेंट इज़ अर्निंग मोर देन 3 लाख and can easily pay 20,000 to the plaintiff as future and present maintenance. अब फिर उससे हमने रब्ता किया कि भी ये किताब TV क्या है, उसने हमें अपडेट किया कि भी मैंने YouTube चैनल बनाया था, और लेकिन ये YouTube चैनल जो है ये मोनेटाइज नहीं हो सका, यानी ये YouTube चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स की जो है उसकी लिमिट वो पूरी नहीं कर सका। तो वो हमने खुद जाके वेरीफाई किया, उसको कहा कि अब स्क्रीनशॉट इसके भेजो हमें, और उसने कोई पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूब के साथ साइन ही नहीं किया, और वो यहाँ वो औरत कहती कि यहाँ से वो लाखों रुपये अर्न कर रहा है। तो उसने फौरी तौर पर जो है ना, हमने इसके जवाब में ये लिखा, और फिर उसके बाद उसने जो है वो हमने जवाब में लिखा है कि contents of paragraph 4 are being denied, but the YouTube channel namely Kitab TV is owned by answering defendant and it has never fulfilled the basic criteria of earning, which is 1000 subscriber and 4000 hours, and being jobless. It shows the efforts of defendant to earn, but no financial benefit ever received by answering defendant from this channel. Data has been attached. कि हमने उसको प्रॉपरली आंसर करना है। अब ये वाली स्टोरी जो है यूट्यूब वाली, ये तो किसी दोबारा पता नहीं आनी नहीं। अब ये इसीलिए तो लोग नाकाम होते हैं कि वो उन हर बार आपने अपनी अकल को इस्तेमाल करके और कानून को साथ में ला के एक नया जवाब देना। अब वो उनके वकील साहब ने सिंपल ये बात कह दी है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये वाइट स्टूडियो जो क्रिएटर स्टूडियो है उसके अंदर जाके पूरा एनालिसिस यूट्यूब दे रहा होता है कि इसको पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसके स्क्रीनशॉट हम आगे रख देंगे कि आप आगे देख लें जनाब इस चैनल से कितनी अर्निंग हो रही है। ये स्क्रीनशॉट आप निकाल के साथ लगाएं, साथ लगाने हैं। इन स्क्रीनशॉट की बेस पे ही आपका इंटरम खर्चा, अगर वो इंटरम ही 15-8 7 हज़ार लगा देता है तो ये 14,000 तो ये हो जाएगा। तो ये इट्स टू डिफिकल्ट कि 14,000 रुपये हर महीने दें। नहीं, हम उसको खोल के अभी बता रहे हैं कि भी हमारी जहाँ वो इनकम के लिए जो सोर्स बता रही है, सोर्स को हम फौरी तौर पे रिप्लाई बैक कर रहे हैं। सर इसमें 2021 की जजमेंट है, 2021 MLD 337 पेज में, उसमें ये तीन चीज़ें मेंशन है कि अगर किसी औरत ने मेंटेनेंस के लिए दावा दायर किया है ना, तो उसके लिए एक बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ज़रूरी है, और सैलरी स्लिप ज़रूरी है। क्योंकि जैसा हमने जब खर्चा मेंटेनेंस लगाना है तो इन चीज़ों को एनालिसिस करना है कि इसके अंदर उसकी अर्निंग कितनी है। ऐसे ही है, यानी वो तो बता रहे हैं ना कि कौन कौन से ऐसे मॉडर्न रिसोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से किसी के खर्चे की जो है ना वो को एनालिसिस किया जा सकता है। अब उसके बाद वो कहती है कि दैट द प्लेंटिफ नंबर 1 एंड आवर पेरेंट्स थ्रू रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द लोकेलिटी एंड रिलेटिव्स अप्रोच द डिफेंडेंट मैनी टाइम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू द पे द मेंटेनेंस अलाउंस, बट द डिफेंडेंट रिफ्यूज, यानी उन्होंने खर्चा मांगा, उन्होंने दिया नहीं। अब जब हमने दोबारा इसे पूछा कि भाई जब तुम्हारे बच्चे थे, बीवी थी, और वो क्या हुआ, वो किधर चली गई, कैसे हुआ, फिर उसे पूछना था। उसने बताया कि चूँकि पेंडेमिक था
मैं अपने जिस घर में रहता हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मेरा छोटा हूँ, मेरी शादी होगी, भाई मजदूरी करते हैं, तो कुछ वो मुझे मेंटेन कर रहे थे। ये गई है घर से माँ बाप के साथ, और अपने घर में वहाँ भी मुझे इसने जाकर कहा पैसे भेजो, मैंने मांग के भी पैसे 10,000 रुपये इसके भाई के जायज़ कैश करवाया इसको, और लेकिन उसके बाद ये फिर वहाँ से आने से इनकारी हो गई है। यानी वो स्पेसिफिक डेट उसने बताई, यानी जो उन डेटों से डिफरेंट है, और इसके पास को अपनी रसीद भी मौजूद है पैसे भिजवाने की। तो अब हमने इस पैराग्राफ का उससे मालूमात लेके तो ये लिखा है कि दैट द कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ 5 आर डिनाइड एज डिफेंडेंट इज जॉबलेस and due to pandemic it was difficult to earn and work as laborer, and due to financial crisis plaintiff instead of cooperation started quarrel, यानी बजाय वो cooperation की पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है। and on flan date went her parents in the home of her parents and initially received Rs 10,000 which was given by answering defendant after borrowing it, but later on refused to come back. receipt has been, हमने अल्टीमेटली हमने भी कोई बताना है ये किस दिन हमसे लैदा हुई, किधर गई, अगर इसके बच्चे हैं तो ये कैसे उसको एड्रेस कर रहा है इस इशू को। तो ये उसके बाद जो पैराग्राफ नंबर 6 है उसमें काज ऑफ एक्शन था। अब काज ऑफ एक्शन को पढ़ के ये समझ ये रहे थे कि इसमें इसने डेटें क्यों नहीं लिखी हुई, यानी उसने लिखा था कि काज ऑफ एक्शन फर्स्टली रोज इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ नंबर 1 अगेंस्ट द डिफेंडेंट व्हेन निकाह वाज सोलमनाइज्ड, एंड सेकंडली व्हेन द डिफेंडेंट किक्ड आउट द प्लेंटिफ फ्रॉम हिज हाउस एंड डिड नॉट पे द मेंटेनेंस टू द प्लेंटिफ, देन फॉर द टाइम टू टाइम, एंड फाइनली व्हेन द इनकार हो गया। अब यहाँ पे वो वकील साहब ने डेट्स मेंशन नहीं की, लेकिन हवाला उन्होंने पिछले पैराग्राफ में उन्होंने ये दोनों चीज़ों की डेट दी हुई है कि कब शादी हुई थी और कब वो घर से अपना रिमूव हुई या गई है। तो वो डेटों का हवाला दे के उन्होंने इस काज ऑफ एक्शन में डाल दिया। बादी नज़र में डेटें नज़र नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस तरह हो सकता है सर हो सकता है अगर आपने डिटेल ना भी देना चाहे, डेट्स ना भी देना चाहे, पीछे जो आ गई है ये सारी ड्राफ्टिंग जो आप कर रहे हैं ना, ये सारी ड्राफ्टिंग हमें बताती है कि सीपीसी में जो प्लेंट पे और रिटन स्टेटमेंट में पूरा ऑर्डर है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। इवन कि मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि अगर आप प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट प्लेंट दायर करते हैं उसके नीचे वेरिफिकेशन होती है कि ये पैरा मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त है। और वो फैमिली सूट में मैंने देखा कि खातून ने नीचे सिग्नेचर नहीं थे। उन्होंने कहा जब सीपीसी है ही नहीं तो फिर आप क्यों इसे कह रहे हैं कि इवन वहाँ पे भी खातून के विदाउट सिग्नेचर जो है वो दावा डिग्री हुआ है और हाई कोर्ट तक वो चैलेंज किया। उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को। उन्होंने कहा जब सीपीसी इंप्लीमेंट ही नहीं तो आप इस पर क्यों तो मतलब आ रहे हैं इस बात पे। तो बात यह है कि ये जितने भी आप लिख रहे हैं काज ऑफ एक्शन, ये सारा वहाँ क्या है, मतलब काज ऑफ एक्शन आपने लिखना है, डेट मेंशन करनी है, वहाँ से आप राय ले रहे हैं ना। लेकिन देखें काज ऑफ एक्शन बताना तो जरूरी है ना। अगर वो पास्ट मेंटेनेंस मांग रही है तो किस डेट को एक्सपेल हुई, इस सेंस में तो वो आना चाहिए ना कि जब वो मांग रही है कि मुझे पास्ट और फ्यूचर मेंटेनेंस दें तो हम उसको फिर काज ऑफ एक्शन को डिनाई करते हैं। जो नीचे एक और भी बड़ी अहम बात है, ये अक्सर लोगों को नहीं पता था कि वेरिफिकेशन में आपने लिखा हुआ है, जो लिख कर आए कि वेरीफाइड ऑन ओथ डेटेड फलां दैट कंटेंट्स ऑफ द अबव रिटन स्टेटमेंट एज वेल एज प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। हालांकि ये ऐसा नहीं है, काज ऑफ एक्शन से ऊपर कुछ और होता है। काज ऑफ एक्शन वाले पहले से ऊपर और बाद वाले जो है ना, वो जो आप बात कर रहे हैं ना वो आता है प्लेंट में। प्लेंट में हम जा रहे होते हैं एक सीक्वेंस के साथ, हम कह देते हैं कि 1 to लेके काज ऑफ एक्शन तक हमारा, और 2 इज रेस्ट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड बिलीफ, कि जो वकील देता है जुरिस्डिक्शन और कोर्ट फीस का वो वकील की तरफ चला जाता है, तो वो अंडरटेक वो ही करता है। लेकिन जो ऊपर से लेके नीचे, अब यहाँ पे जो कहेगा जवाब देगा तो रिटन स्टेटमेंट में उसमें तो उसने वेरीफाई करना है कि जो कंटेंट है इसके ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। जब उसने जवाब दिया है उसमें आगे जो लीगल पैराग्राफ्स हैं तो उसके अंदर तो वो कह सकता है ना कि इसमें अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? वही काज ऑफ एक्शन जिस तरह उसने पैरा बनाया, हर पैरे का तो हम जवाब दे रहे हैं। काज ऑफ एक्शन तक आके हम काज ऑफ एक्शन के ऊपर तक कह देंगे जी ये। लेकिन मैंने मोस्टली देखा है जो लोग ज्यादा ट्रेंड है वो यही है कि कंटेंट ऑफ द अबव रिटन स्टेटमेंट आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, बस ये इस यहाँ तक रहते हैं। लेकिन फिर भी चले मैं देख लूंगा इसे फिर दोबारा, चलें इसको पढ़ लें। उसके बाद फिर इसके नीचे जो रिटन स्टेटमेंट के साथ ही इन्होंने लिस्ट ऑफ विटनेस दी हुई है। तो ये लिस्ट ऑफ विटनेस ये मैंडेटरी है इसके अंदर या नहीं है, बताएं सर। लिस्ट ऑफ विटनेसेस जब भी मैं पढ़ रहा था ऑर्डर 8 रूल 9 सीपी इसका फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1964 का, उसमें लिखा है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस और जिस्ट ऑफ एविडेंस भी आपने देना है। ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नहीं भी देते। और अब तो खैर लिस्ट ऑफ विटनेसेस पे सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट और भी जजमेंट आ चुकी 2021 में भी आ गया कि अगर नहीं भी दिए तो आप कोई गवाह है तो वो फॉर जस्ट डिसीजन ऑफ केस आप कोर्ट को रीजनिंग देके करवा सकते हैं। ये तो खैर इसमें तो वैसे एक्सक्लूडेड है।
तो लेकिन अगर आप दे दें तो बेहतर है, रजिस्टर ऑफ एविडेंस भी दे दें अपना, जो भी आप एविडेंस डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। और हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट लोग ये समझते हैं जो परफॉर्मा साथ लगता है उसका 13/1 का और 7/14 का, वो सिर्फ दावे के साथ लगता है, और ये मतलब टोटली गलत है। आपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी ये परफॉर्मा लगाने हैं दोनों, ऐसे है। और वो जो नई अमेंडमेंट आई है सीपीसी की, वो तो खैर इस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होती, सीपीसी ऑलरेडी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं है। तो दूसरी अमेंडमेंट वो जो आप लीगल हेयर का दूसरी तीसरी चीज़ें वो लगते हैं, परफॉर्म में लगते हैं कि एडमिटेड फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, तो वो इसमें तो खैर नहीं है मतलब किया जाएगा। लेकिन ये बात तो हमें समझ लग गई कि इसके अंदर इसके साथ जब हम जवाब अपना जमा कराएंगे तो साथ हम कोशिश करें कि जो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल डाटा है वो साथ लगा दें। अवेलेबल डाटा जो आपने मेंशन किया अपनी प्लेंट में, हाँ जी, यानी प्लीडिंग के साथ, यानी हमें एक मौका मिलता है कैसे कि प्लीडिंग्स के साथ हम चीज़ें अंदर लगा सकते हैं या फिर शहादत के वक्त हम दे सकते हैं। तो ये शहादत में बड़े वैलिड ऑब्जेक्शन होते हैं कि जनाब ये चीज़ तो इसने, ये तो सडन सरप्राइज़ है, अगर आप कोई चीज़ देना चाहेंगे तो फिर आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा अदालत को कि भी ये जब शहादत में मैं पेश कर रहा हूँ तो मैंने पहले इसको मेंशन क्यों नहीं किया। तो फौजदारी अदालतों में तो ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्शन हैं सरप्राइजेस के। तो ये रिटन स्टेटमेंट जो है ये इस तरह तैयार करने के बाद इसको कोशिश करें सेव भी रखें अपने पास, और वो ज़्यादा अच्छा स्टेप ये होता है कि ये बना के दूसरे को व्हाट्सएप कर दें और व्हाट्सएप करके उसकी भी राय लें इसके ऊपर। यानी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, हर बात के जवाब में उनके पास भी जो बातें होती हैं और उनको वेट करा के उस वेटिंग के सिग्नेचर वाली कापी आपके पास होनी चाहिए कि इसने मुझे ये कहा था कि भी मैं ऐसे बयान दे दूँ, ताकि हमने अपने आप को भी सेव करना है। कई दफ़ा लोग जब देखते हैं हम डूब गए हैं तो वकील साहब के खिलाफ जाकर दरख्वास्त दे देते हैं कि जी इसने अपने पास से लिख लिया। नेवर साइन, किसी के साइन ना करें। दोस्ती ख़त्म होती हो, आपका जो भी ख़त्म होता है, क्लाइंट ख़त्म हो, ये वाली बात नहीं टेलीफोन पे उसने डेट भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया यार मेरा स्टे ले ली। तो जब वो नई मर्जी का रिलीफ मिलता है तो अगले वकील के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि वो हल लो, कहता है ये कि हल है कि या तो इसको डिनाई कर दो। तो आप डिनाइल तब भी होगा जब आप पंजाब बार काउंसिल में उस वकील के खिलाफ दरख्वास्त और पटिशन लगा के साथ जाएंगे जी ये तो पता नहीं कौन है, इसने खुद ही साइन कर दी। तो अपने ऊपर कभी बर्डन नहीं लेना, अपने साइन, किसी के साइन नहीं करने कभी भी, और वो जो डाटा वो दें, कोई फॉर्जरी कोई जालसाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये रिटन स्टेटमेंट की आज की डिस्कशन थी, और इसमें कोशिश करें कि कोई जो नई बात सीखने के लिए अगर आपके दिमाग में कोई बात आ रही तो बता दें जो इसको हम डिस्कस नहीं किया या कोई सवाल आ रहा है। जी अलीजा साहब। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, क्वेश्चन थे मैंने किए हैं जी रिगार्डिंग। हाँ जी ठीक है सर, ये लिस्ट ऑफ विटनेस के हवाले से ही था कि इससे पहले डिस्कशन से पहले मेरी और अली की डिस्कशन हो रही थी, तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो क्लियर हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, जब भी आप लोग किसी भी चीज़ का जवाब तैयार कर रहे होते हैं ना, तो अल्टीमेटली उसमें आपने जवाब सबमिट करवाने के बाद इशू फ्रेम होने और आपकी एविडेंस आनी है दूसरी पार्टी को, और आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो जब आप जवाब लिख रहे होते हैं ना तो आपके ध्यान में काफ़ी सवाल, क्योंकि उस वक्त आप काफ़ी डीपली जाके प्लेंट को या दावे को पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त जो आपके कंट्राडिक्शन आ रही होती है जो उस दावे में है या जो उसने गलत दिया है, तो वो उस वक्त किसी हद तक आपकी जरा के क्वेश्चन भी निकल रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी मतलब यानी इसको हमारी ज़बान में ब्रीफ तैयार करना कहते हैं कि आप अपनी हर फाइल जो है उस फाइल के अंदर जब आप नोटिंग कर रहे हैं, क्लाइंट से ले रहे हैं, जब आप उस फाइल को पढ़ रहे हैं, जो बात आपके दिमाग में आ रही है उसको साथ साथ नोट डाउन कर। और ज़्यादा अच्छे जो वकील होते हैं वो सारी की सारी जो ब्रीफ है ना, चाहे इतनी बड़ी फाइल हो, वो एक सफ़े पे रखते हैं हर वक्त, और वो सफ़ा उसमें से जैसे ही निकालते हैं उन्हें हर चीज़ याद आ जाती है कि ये मैंने इसमें क्या पढ़ा था, मेरे क्या ऑब्जेक्शन हैं, मैंने क्या डिफेंस लेना है, मैंने किन लाइनों पे इस केस को लेके जाना है, मैंने कौन सी चाहतें पेश करनी है, वो एक सफ़े पे लिखा होता है। वो तो मिराज है ना इस बात की। अभी तो हम आज ये सीख रहे हैं कि रिटन स्टेटमेंट होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल काफ़ी है इसमें। थैंक यू वेरी मच। 9 ऑर्डर नहीं, सेक्शन है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1964 सेक्शन 9 के तहत रिटन स्टेटमेंट उसके साथ। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ा टाइम दिया हमें, और इसी तरह इसको शेयर करते रहें, इस तरह ये मामला आगे बढ़ता रहे। और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे अपने कैमरामैन के साथ, जो गोहर, क्या नाम है गोहर आपका पूरा? गोहर हुसनैन, जो कि लास्ट स्टूडेंट भी हैं और पार्ट 3 में है, और हमारे साथ पार्ट 4 में है, और 5 ईयर प्रोग्राम में, और बतौर इंटर्नी हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ कैमरामैन, और इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।